नमो नमः छात्रा, मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत अध्यापिका। अष्टमी कक्षा के बच्चों सुप्रभातम। बच्चों, तृतीय पाठः अस्माकं पितरौ हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे विभक्ति, जो कि आपका व्याकरण का टॉपिक है। ठीक है, तो विभक्ति क्या है? अभी हमने लकार पढ़े थे। लकारों के साथ किस प्रकार से वाक्य बनाना, वाक्यों में प्रयोग करना लकारों का हमने सीखा था। ठीक है बच्चों, अब वाक्य ज्ञान के लिए कारक का प्रयोग आवश्यक है ना। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले जो कारक हैं, कारक चिन्ह हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विभक्ति। विभक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, परंतु कुछ कारक सूत्र ऐसे होते हैं जिनका उपयोग करके हमारे वाक्य ज्ञान और अधिक परिष्कृत होता है। जिनका उपयोग करके हमारा जो वाक्य ज्ञान है और अधिक परिष्कृत होता है। ठीक है, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो भी सारे सर्वश्रेष्ठ व्याकरण हैं, कौन सी? पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो उसमें जो सूत्र हैं विभक्ति के, उन सारे सूत्रों के माध्यम से मैं आपको विभक्ति समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले कारक पढ़ते हैं। कारक हमने लकार करने से पहले भी किए थे। आज भी हम विभक्ति से पहले कारक आवश्यक इसलिए हैं ताकि हमें उनके चिन्ह वगैरह सब कुछ पता चल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ता, ने, प्रथमा विभक्ति। तो आपको समझ आ गया होगा प्रथमा विभक्ति कौन सी होती है? जिसमें कर्ता कारक होता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है ना। जैसे कारक के द्वारा वाक्य में आए शब्दों या क्रिया से संबंध बताया जाता है और कारकों को बताने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं, है ना। कारक का अपना अपना चिन्ह होता है। नीचे दी गई तालिका में कारक, विभक्ति तथा उनके चिन्ह बताए गए हैं। ये बताए गए ना बेटा, सारे चिन्ह आपको बताए गए हैं, है ना। विभक्ति वैसे तो विभक्ति दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति इस प्रकार जो कारक के अनुसार चलती है, और उपपद विभक्ति जो होती है वो अव्यय के अनुसार चलती है। जैसे अव्यय के योग में जो आती है, विशेष शब्द या अव्यय के योग में जो आती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उसमें द्वितीय आती है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति कारक विभक्ति तथा उपपद दोनों आती है। आज हम पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति। बच्चों, हमारी विभक्ति में जो प्रथमा विभक्ति है उसका इतना योगदान नहीं है, क्योंकि आप लोगों की ज़्यादा से द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आपको करना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रथमा विभक्ति नहीं समझाऊंगी, प्रथमा विभक्ति भी मैं आपको समझाऊंगी, है ना। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम कारक एक बार फिर से देख लेते हैं। कर्ता कारक, कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक को, जिसका चिन्ह क्या होता है? को, राम को, बालक को। ठीक है, द्वितीय विभक्ति। करण से द्वारा, सीता कलम से पत्र लिखती है तो कलम से द्वारा, तृतीय विभक्ति। संप्रदान के लिए, भूखों के लिए भोजन देना चाहिए। वैसे भी देने के युग में चतुर्थी विभक्ति, और के लिए जहाँ पर चिन्ह आ जाए वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान कारक से पृथक्करण। ठीक है, पंचमी। पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग होने की जो क्रिया है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक का, के की षष्ठी विभक्ति। अधिकरण कारक में पर सप्तमी विभक्ति। संबोधन, हे, ओ, अरे, संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। अब देखिए यहाँ पर आप दो कारक देख रहे हैं, कर्ता कारक और संबोधन कारक। इन दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संबोधन कारक और कर्ता। फर्स्ट और लास्ट दोनों में एक कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा। और इनका इतना महत्व वाक्य निर्माण में नहीं होता है। कौन कौन सी विभक्ति का? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये 6 विभक्ति जो कि आपको बहुत अच्छे से करनी होगी अगर आप वाक्य निर्माण अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। और बच्चों, ये ऐसे नोट्स हैं जो आपके 10th क्लास तक बहुत अच्छे से काम आएंगे। अगर एक बार आपने अच्छे से आपने विभक्ति का प्रयोग, कारक का प्रयोग, लकारों का प्रयोग सीख लिया तो ये देखिए कि 10th तक आपको दोबारा ये सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है,
क्योंकि आपको एक बार वाक्य निर्माण आ गया तो समझिए आपको बहुत कुछ आ गया। इसमें दो प्रश्न बनते हैं, अशुद्धि संशोधन और वाक्य निर्माण। अशुद्धि संशोधन यानी जो अशुद्धि होती है उसको ठीक करना, जिसे जिस प्रकार से जिसमें तृतीय विभक्ति लगाई जाती है उसमें पंचमी लगाकर प्रश्न बनाया जाता है, तो वो हो जाती है अशुद्धि संशोधन। और वाक्य निर्माण आप समझते ही हैं, हिंदी में आपको वाक्य दिया जाता है, संस्कृतेन अनुवाद के लिए प्रश्न होता है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी बहुत आता है ना। तो इस प्रकार से देखिए, चलिए शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति। नियम पहला देखिए, प्रथमा विभक्ति नियम 1। पहला, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक अर्थात जो कार्य कर रहा है वो क्या है, कर्ता। तो जो सब्जेक्ट है ना, उसमें क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालक खेलता है, तो बालक खेलता है तो क्रिया क्या बनेगी, बालकः क्रीडति। क्रीडति लकारों के अनुसार और विभक्ति के अनुसार प्रथमा विभक्ति बालकः, ठीक है, क्या बनेगी, बालकः। ठीक है। दूसरे में देखिए, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन कारक मैंने आपको समझाया था, प्रथमा विभक्ति संबोधन कारक जो लास्ट में सप्तमी विभक्ति के बाद जो आती है, अधिकरण के बाद संबोधन विभक्ति, उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम तुम कहाँ जा रहे हो, तो हे राम त्वम कुत्र गच्छसि। हे राम त्वम कुत्र गच्छसि। यहाँ कुछ गलती होने के कारण मैंने कुत्र नीचे लिख दिया है, तो हे राम त्वम कुत्र गच्छसि, हे राम तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है बच्चों। अब नीचे देखिए, शब्द रूपाणी में विभक्ति एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथमा में बालकः बालकौ बालकः, संबोधन में हे बालक हे बालकौ हे बालकः। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर देखिए, बालक खेलता है तो बालकः क्रीडति, क्या आ गया, बालकः क्रीडति, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बालकः। ठीक है, अगर द्विवचन है तो बालकौ और बहुवचन है तो बालकाः। उसी प्रकार से संबोधन में हे राम त्वम कुत्र गच्छसि, तो हे बालकः हे बालक हे बालकौ हे बालकः, इसमें विसर्ग नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। इस प्रकार जैसे हाथी चलता है तो गजः चलति। ठीक है, घोड़ा दौड़ता है तो क्या बनेगा, घोड़े को क्या कहते हैं बताइए, अश्व। अश्वः धावति। ये सभी क्या है, प्रथमा विभक्ति के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, आज आपको क्या करना है, सिर्फ कारक आपने किए हुए हैं, नोटबुक में आप विभक्तियों को उतारते जाएंगे। जैसे नियम मैंने 2 बताए हैं, इसमें मैंने ज़्यादा लंबा आपको किया नहीं है। ठीक है, ज़्यादा लंबे प्रकार से मैंने आपको नहीं समझाया है, लंबे तरीके से मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया, क्योंकि प्रथमा विभक्ति हमारे लिए इतनी उपयोगी नहीं है। ठीक है, इसका सिर्फ आपको प्रयोग देखना है कि अगर अभी प्रथमा में संबोधन कारक में अगर आता है तो आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये आपको मैंने समझाया। तो आपको क्या करना है, नियम पहला और नियम दूसरा आपको उत्तर पुस्तिका में उतारना है और ये दोनों एग्जाम्पल लिखने हैं और ये सारणी, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं द्वितीय विभक्ति के साथ। धन्यवाद।